हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फिनिशर 360 डिग्री में। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। और इसमें टोटल 37 क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है। और आप लेवल देखना क्वेश्चन का, और इसमें से आप कितने सही कर पाते हैं वो भी कमेंट में जरूर बताना। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है और आप देखोगे ना लेवल क्वेश्चन का, आपको ऐसे लगेगा कि आप परीक्षा हॉल में ही बैठ के परीक्षा दे रहे हैं। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट शेयर करना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। मैंने इसमें हर टॉपिक को लिया है। हिंदी के 22, 23, 24 जितने भी टॉपिक होते हैं सभी से क्वेश्चन लिए गए हैं। एक ही प्रैक्टिस सेट में हर तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले आप खुद से भी करो। मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं, उसके बाद मैं इसका उत्तर खुद से भी बताऊंगा। तो मुझे लगता है कि आपने अपना आंसर दे चुके होंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 5। कितनी उपभाषाएं हैं? 5 है। अच्छा, मैं नाम इनके बता देता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस सेट का मतलब खाली पढ़ना नहीं होता। हम बताएं, प्रैक्टिस सेट अगर आप लगा रहे हैं तो उसमें पूरा हम आपको बताएंगे। जैसे इसमें उपभाषाएं होती है, एक तो हिंदी पूर्वी हिंदी, एक होता है पश्चिमी हिंदी, फिर होता है बिहारी, और फिर होता है आपका राजस्थानी, और एक होता है लास्ट का पहाड़ी। तो ये 5 उपभाषाएं आपकी होती हैं। और कुल मिलाकर के बोलियां अगर बात करें तो 18 बोलियां होती हैं। इन सब में मिलाकर के 18 बोलियां होती हैं। समझ गए पहले क्वेश्चन को? अब नेक्स्ट देखते हैं। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का हमको चयन करना है जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। अच्छा, आपको इसमें चारों में बताना है कि किस में विराम चिन्ह का सही उपयोग किया गया है। तो आप पहले अपना सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। अच्छा, चलो देख लेते हैं कि काम वाली रोज आती है, काम करती है और चली जाती है। गलत है, ये बिल्कुल गलत है। काम वाली रोज आती है, काम करती है और चली जाती है, इसमें तो कोई विराम चिन्ह है ही नहीं। लास्ट वाला है, इसमें काम वाली रोज आती है, काम करती है और चली जाती है। देखो, जब और लगा है जब और लगा है तो ये विराम चिन्ह यहाँ नहीं आ सकता। समझ गए ना? जब और लगा है तो ये विराम चिन्ह नहीं आ सकता, तो ये तो गलत हो ही गया। अब इसको देखते हैं कि काम वाली रोज आती है, सही बात है। काम करती है और चली जाती है, ये सबसे बेस्ट है इसका। समझ गए? विराम चिन्ह के बारे में हम बता दें, कुछ चिन्ह मैं बता देता हूं। जैसे ये वाला विराम चिन्ह जो होता है ये पर्सनवाचक होते हैं, ठीक है। ये वाला जो आपका होता है विस्मयादि बोधक होता है, विस्मयादि बोधक। आपका एक और विराम चिन्ह मैं बता दूं, ये इसको जैसे हम इसको बोल सकते हैं योजक चिन्ह। ये होता है आपका योजक चिन्ह। एक एक और इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत पूछा जाता है, ये अर्धविराम है। और जो ये वाला चिन्ह है ना, इसका नाम क्या है? ये अल्प विराम है। ये कौन सा चिन्ह है? ये अल्प विराम। समझ गए? चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। धीरे धीरे देखना इस प्रैक्टिस सेट को। अब मैं क्वेश्चन पे निशान लगाता चला जाऊं तो कोई मतलब थोड़ी है, जब तक आपकी सब समझ में नहीं आए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि निम्नलिखित में संज्ञा शब्द पहचानना है। तो संज्ञा शब्द पहचानना, इसका आप उत्तर दीजिए कौन सा सही है। तब तक मैं आपको बताता हूँ कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन सब के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा है। इस धरती पर या इस दुनिया में जितनी भी कोई व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, जिसका भी जो भी आप मुंह से बोल सकते हैं नाम, वो क्या है? वो सब संज्ञा है। समझ गए? जैसे अब हम इसमें ऑप्शन ए देखते हैं, मीठा। मीठा शब्द क्या है? ये कह सकता हूं कि रसगुल्ला मीठा है, तो रसगुल्ले की विशेषता है कि वो मीठा है, तो ये क्या आ जाएगा? ये तो विशेषण हो जाएगा आपका, विशेषण ही है ना। शहद, मधुर शहद है या मधुर, ये विशेषण विशेषता बताता है। उसकी वाणी बहुत मधुर है, मधुर वाणी, वाणी की विशेषता है कि वो मधुर है, तो ये भी विशेषण आ जाएगा। बी को देख ले, वह चतुर आदमी है। आदमी की विशेषता क्या है? कि वो चतुर है, तो ये भी विशेषण आ जाएगा आपका।
अब जो ये चातुर्य होता है ना, ये चतुर विशेषण जो है, इसका ये भाववाचक संज्ञा है। कौन सी है ये? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा है। अच्छा, भाववाचक संज्ञा क्या होती है? तो उसका डी तो हो ही जाएगा सही। भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसे आप केवल महसूस कर सकते हैं, उसको आप देख नहीं सकते या फिर उसे छू नहीं सकते। समझ गए? जैसे मेरे विचार, मेरे मन के जो विचार है, आप उन्हें छू नहीं सकते, आप उनको केवल महसूस कर सकते हैं। क्रोध, ये सब। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द का कौन सा है? इसमें हर टॉपिक को मैंने कवर किया गया है, देख लीजिएगा। सर्वनाम कौन सा होता है? सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम। अर्थात ये एक चीज और बता दूं, जो स्थान संज्ञा के जगह प्रयोग होता है उसको हम बोलते हैं सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द वो क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। एक चीज और बता दो, आपको कंफ्यूजन रहेगा कि जो ये ऊपर वाला रह होता है ना, ये जिस भी अक्षर के ऊपर रहेगा ये हमेशा उससे पहले बोला जाएगा, तो ये सवर्नाम नहीं होगा, ये सर्वनाम होगा। और जितना भी नीचे वाले रह होंगे, जैसे ये हमेशा लास्ट में बोले जाते हैं, जिस भी अक्षर पर लगे होंगे उसके लास्ट में। जैसे ये अर्घ नहीं होगा, ये होगा अग्र। क्या होगा ये? अग्र। तो ये कंफ्यूजन दूर कर लेना। सर्वनाम शब्द कौन सा है? रोग तो होगा नहीं, नींद भी नहीं होगी, सफाई भी नहीं, ये कौन शब्द हो जाएगा आपका? सर्वनाम। सर्वनाम के भेद हम बताएं अगर, सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो टोटल 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। और सर्वनाम की संख्या कितनी है? इनकी संख्या जो मानी गई है वो है 11। अब कैसे याद करोगे? इसको आप ऐसे कर सकते हो कि मैं हो गया, मैं, तुम, आप, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए पूरे। टोटल 11 हो गए। अब इसकी पूरी डिटेल से मैं बताऊंगा तो फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा। अभी तक आप बस इतने ही रखिए। अगर सर्वनाम के लिए आप चाहते हैं कि मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं तो वो भी कमेंट में कर देना, हम इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। तो अभी के लिए आप इतना ही समझिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, प्रैक्टिस सेट का मतलब होता है आपके दिमाग को खोलना अच्छी तरह से। ये नहीं कि आपको प्रश्न उत्तर बता दिया, ऐसे थोड़ी होगा। क्वेश्चन आंसर से कुछ नहीं होगा। ऐसे तो आप हजारों प्रैक्टिस सेट लगा लो, कोई मतलब थोड़ी है। आपके डाउट्स भी तो क्लियर होने चाहिए। अब देखो, कला का अंतिम और सर्वोच्च देश सौंदर्य है, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? ये देखो, क्वेश्चन तो यही है। ये वाले ही तो क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आते हैं। अभी हलवा क्वेश्चन नहीं बनाए हैं ये जो आपको ऐसे ही कर दो। अब इसमें देखो कितने विशेषण है। विशेषण क्या होते हैं? जो विशेषता बताते हैं। अच्छा देखो, अब हम बताते हैं कैसे है। ये सौंदर्य शब्द है आपका। अब इसमें विशेषता 3 शब्द इसके बता रहे हैं। कौन से? अंतिम सौंदर्य है। कैसा है सौंदर्य? कैसा है? अंतिम है। सौंदर्य अंतिम भी है और सौंदर्य कैसा है? सर्वोच्च भी है। अच्छा, कैसा प्लस सौंदर्य, इससे अगर आपको विशेषण देखना है तो कैसा शब्द लगा करके आप देख सकते हैं। जैसे सौंदर्य, कैसा सौंदर्य है? अंतिम सौंदर्य है। कैसा सौंदर्य है? सर्वोच्च सौंदर्य है, दूसरे नंबर का ये होगा। कैसा सौंदर्य है? ध्येय सौंदर्य है, ये तीसरा होगा। तो टोटल इसमें कुल कितने विशेषण हैं? टोटल इसमें 3 विशेषण हैं। विशेषण वो होते हैं जो विशेषता बताते हैं। जैसे मैं कहूं काला पानी, पानी क्या है? विशेष्य। विशेष्य कोई वस्तु होती है जिसकी विशेषता बताई जाती है। और काला क्या होगा? ये विशेषण हो गया, क्योंकि विशेषण की विशेषता है, इसकी पानी की विशेषता है कि ये कैसा पानी है? ये काला पानी है। समझ में आ गया आपके? नेक्स्ट देखते हैं। विशेषण के कुल कितने पार्ट्स होते हैं? विशेषण के 4 भाग होते हैं। अब वो भी बता देता हूं, फिर आप कहोगे कि बताना ही। एक गुणवाचक होता है, एक परिमाण होता है, एक संख्या, और जो लास्ट होता है वो सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक, इन सब के बारे में भी हम आपको बता देंगे अलग से एक टॉपिक भी बना करके। ठीक है,
अभी तक बस इतनी ही जानकारी रखिए। नेक्स्ट है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? आप अब ना मुझसे पहले एक बार जवाब कमेंट में लिख दिया करो, ठीक है? रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो इसके होते हैं 2 भेद। अब 2 भेद कौन से होते हैं मैंने बताया, ये 2 भेद होते हैं। एक तो होता है सकर्मक। देखो नाम में ही सब कुछ लिखा है, आप बस पढ़िए। सकर्मक का मतलब स मैंने जो कर्म के साथ आएगा वो सकर्मक जिसमें कर्म होगा, और अकर्मक अ है नकारात्मक जिसमें कर्म नहीं होगा वो अकर्मक होगा। अब सकर्मक और अकर्मक का कैसे आप लगाओगे, अब मैं बताता हूं। जैसे राम खाना, राम खाना खाता है। अच्छा देखो, जब भी आप क्या प्लस क्रिया, क्या प्लस क्रिया बराबर सकर्मक, कर्मक, अरे सकर्मक, ठीक है। जब भी आप क्या प्लस क्रिया, क्रिया के साथ जब भी क्या शब्द लगाओगे, जो अगर आपको उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक, अगर उत्तर नहीं मिलता तो वो अकर्मक। अब कैसे? राम खाना खाता है, तो क्रिया क्या है यहाँ पर? खाता है। खाता में क्या लगाओ? क्या खाता है? खाना। तो खाना खाता है, तो इसमें क्या है? ये सकर्मक है, सकर्मक क्रिया है। अगर मैं कहूं राम गया, तो क्या गया? कुछ पता चला है क्या गया? नहीं गया, तो ये हो गया अकर्मक। समझ में आ गए? आप क्या लगाओ क्रिया के साथ, अगर उत्तर मिले, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे तो वो सकर्मक, वरना वो अकर्मक रहेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में बताना। मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं ताकि आपकी अच्छी से समझ में आ जाए। थोड़ा धैर्य बना करके रखना। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? वर्तनी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा ये देखो, यहाँ लिखा है अनुग्रहित। क्या अनुग्रहित ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। अनुग्रहित होता है अनु, री वाला आता है, रे वाला नीचे, अनुग्रहित ऐसे बनता है। कनिष्ठ गलत लिखा है। कनिष्ठ कैसे बनता है? कनिष्ठ बनता है, ये कनिष्ठ होता है। क्या होता है? कनिष्ठ। उन्नति शब्द भी गलत लिखा है। उन्नति कैसे बनता है? छोटी वाली मात्रा इसमें आती है। तो ये जो ज्योत्सना शब्द है ये बिल्कुल सही लिखा है। इसमें आधा वाला तय भी रहेगा और आधा सह भी रहेगा। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? सबसे पहले हम बताएंगे अव्यय होता क्या है। अव्यय होता है अविकारी, जिसमें लिंग वचन काल के साथ कोई भी विकार नहीं हो सकता, आप उसे बदल नहीं सकते। तो अव्यय कौन सा सही है? ये क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। इन आप लिंग वचन, लिंग वचन, लिंग वचन, लिंग वचन और काल के अनुसार जो नहीं बदलते, अविकारी होते हैं। ठीक है, फिर दूसरे हैं विकारी, जो बदल जाते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा नहीं है। इकारांत का मतलब होता है जिसमें ई की मात्रा होगी अंत में। इकारांत यानी अंत में ई की मात्रा होनी चाहिए। अब ढूंढो, इसमें ई की मात्रा है, इसमें तो ई की मात्रा है। नदी, उदासी में ई की मात्रा है, ई की मात्रा है उदासी में। टोपी में है, टोपी में बड़ी मात्रा है ई की, लेकिन पहिया में नहीं है। पहिए में ये अकारांत है। क्या है? अकारांत। आकारांत है, अकारांत नहीं, आकारांत है। समझ गए? तो ये क्वेश्चन जो लिए हैं मैंने, ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। इनसे आपका दिमाग पूरी तरह खुल जाएगा अच्छी तरह। नेक्स्ट देखो, चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? देखो मैंने वचन की एक वीडियो बनाई है, लिंग और वचन उसमें कंप्लीट बनाए गए हैं। आपने अगर वो वीडियो देख ली ना, तो जो आपका ये सदैव एक वचन, सदैव एक वचन और सदैव बहुवचन वाला जो डाउट है ना, वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। फिर आपको कोई कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। ये आपको यहीं पे फंसते होंगे आप, ये बात गारंटी की है कि यहीं पर फंसते होंगे। तो चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? अब चाय को आप गिन नहीं सकते, और मैंने बताया था हम जो गिना न जाए, गिना न जाए, वो तो होता है आपका सदैव एक वचन। तो सदैव एक वचन इसमें नहीं, तो एक वचन लिखा है ना, तो एक वचन है, तो चाय क्या है? एक वचन है। और सदैव बहुवचन होता है जो जोड़ा, जोड़ा या युग्म में आएगा, जोड़ा या युग्म में आएगा वो सदैव बहुवचन। जैसे कैंची, कैंची में दो होते हैं ना। चश्मा, चश्मे में भी दो होते हैं ना। आंसू,
अब आप कहोगे आंसू तो आप झूठ बोल रहे हैं, आंसू एक आंख से थोड़ी गिरता है, आंसू तो दोनों आंखों से डलते हैं ना। तो ये भी समझ में आ गया आपकी। और भीड़ एक वचन होता है, जनता एक वचन शब्द होते हैं, समझ गए आप। वचन वाला ये है एक वचन चाय। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। ने यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। इसमें क्रिया का काल बताना। काल क्या होता है, जिसमें अच्छा, काल होता है जिस समय कार्य के समय का पता चलता है कि कार्य जो काम है वो किस समय में घटा। तीन तरह के काल होते हैं, ये आपको बता दूं। हम भूतकाल लिखेंगे, एक भूतकाल होता है, एक होता है वर्तमान काल, और एक होता है भविष्य काल। अच्छा, अब इनके भेद को याद करने का एक शॉर्ट तरीका हम बताते हैं। यहाँ पे याद रखो 653, 653 याद रखो। 6 इसके भेद होते हैं, 5 इसके होते हैं और 3 इसके। अगर क्वेश्चन का पेपर, अगर पेपर आसान बनेगा ना तो बस इतने पूछ लेगा कि बताइए इसके कितने भेद होते हैं। तो इसके 6 होते हैं, इसके 5 वर्तमान के और भविष्य के 3 होते हैं। समझ गए। अब इसको हमें बताना, यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। यदि संकेत के रूप में बताया गया तो इसका मतलब ये होता है। अपूर्ण भूतकाल क्या होता है, अपूर्ण भूतकाल जो होता है, जैसे राम जा रहा था, राम जा रहा था। अपूर्ण यानी काम पूरा नहीं हुआ, भूतकाल में था लगा तो भूतकाल में। राम जा रहा था लेकिन काम पूरा नहीं हुआ, अभी वो जा ही रहा था। आसन भूत जो अभी काम हुआ हुआ हाल फिलहाल में, जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, तो अभी हाल फिलहाल में ही खाया, तो आसन भूत जो हाल ही में निकट में भूत हुआ, देखो आसन भूतकाल कहते हैं। ठीक है। और सामान्य भूतकाल क्या होता है, जैसे राम गया, राम गया सामान्य भूतकाल हो गया। हेतु हेतु मद भूतकाल है, भूतकाल का पता चलेगा जाति ई आ गया लास्ट में, है नहीं लगा ना जाति, तो ये भूतकाल का है, ये तो कंप्लीट हो ही गया। यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती है, तो हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। ये हेतु हेतु मद भूतकाल केवल हेतु हेतु मद जो होता है वो दो में ही होता है, एक तो भूतकाल में, एक होता है आपका भविष्य में। जैसे कैसे, यदि तुम पढ़ोगी तो पास हो जाओगी, यदि तुम पढ़ोगी तो पास हो जाओगी, ये दो ही जगह होता है, एक भूतकाल में और एक भविष्य में। समझ में आ गया। और जहां भी आपको यदि शब्द दिखाई दे समझ जाना वो हेतु हेतु मद है, बस आंख बंद करके लगा देना हेतु हेतु मद है। लास्ट में क्रिया आपको देखना कि ये प्रेजेंट की है या पास्ट की, ओ सॉरी, ये देखना कि आपके पास्ट की है या फिर भविष्य काल की है, फ्यूचर की है, ये आपको क्रिया देखना, बस आपका ये इससे काम हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि राम किताब पढ़ता है। इसमें वाच्य का कौन सा प्रकार है। वाच्य जो होते हैं आपके, वाच्य जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है कर्तवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य, और एक होता है भाववाच्य। देखो, राम किताब पढ़ता है, सारा बोझ भार किसके ऊपर है, राम के ऊपर है। कौन काम कौन कर रहा, राम। तो इसमें कौन सा प्रकार होगा, कर्तवाच्य। कौन सा राम किताब पढ़ता है, इसमें वाच्य का कौन सा प्रकार है, ये कर्तवाच्य। सोच इसमें गलत हो गया, ये यहां पर आप लिख सकते हैं कर्तवाच्य, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा कर्तवाच्य। अच्छा, कर्मवाच्य का कोई उदाहरण है, बिल्कुल है। जैसे मैं ये कहूं कि अगर के द्वारा शब्द आता है, किताब किसी और के द्वारा जब काम किया जाता है तो कर्म कर्म पर प्रभाव पड़ता है, बोझ भार पड़ता है। जैसे हम बता दें कि राम के द्वारा रावण को मारा गया, या फिर ये कह दो कि राम ने धनुष की सहायता से, राम ने धनुष की सहायता से रावण को मारा। जब हम किसी और के मदद से कोई काम करते हैं तो वहां पर कर्मवाच्य होता है। जैसे राम ने धनुष की सहायता से, की सहायता से, धनुष की सहायता से रावण को मारा। मेन चीज क्या, धनुष का रोल इसमें रहा सबसे मेन इंपॉर्टेंट। जब कर्म पर प्रभाव पड़े तो कर्मवाच्य। भाववाच्य असमर्थता प्रकट की जाती है। असमर्थता, जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पिया नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, जब असमर्थता प्रकट की जाए वहां भाववाच्य है, ये आपको याद रख लेना। के द्वारा शब्द, जब द्वारा शब्द कहीं
इसकी ट्रिक है कि जब दोबारा शब्द आ जाए, जब दोबारा शब्द कहीं भी आए तो वो कर्मवाच्य रहेगा। और असमर्थता जहां प्रकट की जाए, जहां कि मुझसे दौड़ा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, वहां पर आपका वाच्य कौन सा रहता है? भाववाच्य। नेक्स्ट है कि कारक या परसर्ग कितने भेद होते हैं। देखो हम कारक को परसर्ग भी कहते हैं। इसके टोटल कितने भेद होते हैं? इसके टोटल भेद होते हैं आपके 8। अब कैसे? कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को कर्ण, कर्ण से द्वारा संप्रदान, संप्रदान को के लिए, जिसके लिए कोई काम किया जाता है। जैसे मैं राम के लिए फल लाया। अपादान, अलगाव की स्थिति में, अपादान से, जैसे पेड़ से फल टूट कर गिरा, ये अपादान से संबंध, कौन सा? जैसे का, की, के, जैसे राम का भाई, राम की बहन। तो कितना? 1 2 3 4 5 6 हो गए। संबंध हो गया। और संबोधन, संबोधन, संबोधन कौन सा? अजी जो विस्मय बोधक होते हैं, अरे ये विस्मय बोधक जो आते हैं, संबोधन हो गया। एक हो गया अधिकरण, अधिकरण ये होता है मैं पर। कोई चीज या तो किसी के अंदर हो या उसके ऊपर हो। जैसे पेड़ पर चिड़िया बैठी है, पर। हम्म, गली में, या फिर कह दो घोंसले में चिड़िया है, मैं आ गया। जब कोई किसी चीज के अंदर हो तो कारक को परसर्ग कहते हैं। और 8 इसके पार्ट्स होते हैं, भेद होते हैं। समझ गए? नेक्स्ट देख लेते हैं कि तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है। इसमें आप गलत करोगे, देख लेना चाहे कौन सा असंगत है। अंगूठे का अंगुष्ठ, काष्ठ का काठ होता है, बिल्कुल सही। इसमें आपको देखो क्या करना है, मैं बताता हूं। तत्सम अगर पहले लिखा है तो तत्सम तद्भव ही, तत्सम ही देखना पहले में। तद्भव अगर लास्ट में लिखा है तो तद्भव दूसरे नंबर पर ही देखना है। अब यहाँ क्या मिस्टेक हुई है? यहाँ मिस्टेक यही तो हुई है कि पहले इन्होंने तद्भव दे दिया और बाद में क्या दे दिया? यहाँ पर बाद में क्या दे दिया? ये तत्सम दे दिया। तो गलत कौन सा होगा? यही गलत हो गया, क्योंकि पहले ये आना था, फिर ये आता, ये 1 नंबर पे आना था और ये 2 नंबर पे आना था। जबकि काष्ठ काष्ठ काठ सही है, क्षण क्षीण ये भी सही है, कुष्ठ कोड ये भी सही है, क्योंकि पहले तत्सम शब्द आए हैं। तत्सम तद्भव की देखो जितना हम बताए, तत्सम शब्द कौन कौन से हो सकते हैं। तत्सम जे अक्षय होता है, त्रिशूल, ज्ञानी, शर श्रमिक। री शब्द होते हैं जो नीचे वाला रय होता है, ऊपर वाला रय होता है, जो अंक की बिंदी होती है ज्यादातर। आधा पूरा अक्षर होता है, जैसे सेट है, आधा पूरा अक्षर होता है। वो सब क्या होते हैं? वो तत्सम शब्द होते हैं, जो संस्कृत से लिए गए हैं शब्द। या जो भी शब्द आपको कठिन दिखाई दे, समझ लो वो तत्सम है। समझ गए? नेक्स्ट, अभ्युदय में उपसर्ग बताओ। ठीक है, इसका जवाब दीजिए कमेंट में। उपसर्ग क्या होता है? जो किसी, जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़ता है, पूर्व में जुड़ता है, ये होता है उपसर्ग। अब अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग होगा? ए तो इसमें होगा नहीं, ए इसमें नहीं है, अभय भी नहीं है, अभ्यु भी नहीं है। देखो हम आपको बता दें, जब हम किसी का विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं किसी भी शब्द का, तो उसमें हम आपको बता दें कि इन दोनों के अपने अर्थ होते हैं। जैसे इसका हो जाएगा अभि जमा उदय, अभि जमा उदय, ये अभ्युदय, उदय हो गया ना, किसी चीज का उदय होना। समझ गए? और ये अभी, तो उपसर्ग कौन सा है इसमें? अभी उपसर्ग आ जाएगा। ये आप समझ में आ गए। उपसर्ग हमेशा शब्द के शुरू में जुड़ते हैं और प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जुड़ते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट कि अलमारी किस भाषा का शब्द है। तो अलमारी किस भाषा का शब्द है? ये भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगर आप चाहो तो मैं ये शब्दों के लिए जो विदेशी शब्द होता है, देशज विदेशज, इसके लिए एक वीडियो बना के ले आ दूं। कुछ शब्द मैं इसके बता भी सकता हूँ आपको पुर्तगाली के। जैसे हम इसमें बता सकते हैं बेगम, ओ सॉरी बेगम नहीं, इसमें बहुत सारे शब्द है। जैसे अलमारी तो हो ही गया इसमें, और इसमें होता है कनस्तर, कनस्तर भी होता है एक, काजू, बादाम, कोको, अनानास, अनानास, पपीता, संतरा। ये शब्द पुर्तगाली शब्द है जो मैं आपको बता रहा हूं।
ये सब पुर्तगाली शब्द है। ताला, समझ में आ गए। स्त्री, ये कैसे शब्द हैं? ये पुर्तगाली। तोलिया, ये पुर्तगाली शब्द है। समझ में आ गए। नेक्स्ट, स्वाधीन शब्द में प्रत्यय बताओ। उपसर्ग बताया था, प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय होता है जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है। अब देखो, न होगा नहीं। अब देखो, इसमें होता है स्वा जमाधीन, अधीन, स्वाधीन। तो किसका सही होगा? डी, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अधीन शब्द रहेगा इसमें। समझ में आ गया। प्रत्यय क्या होता है? जो अंत में जुड़ता है। धीन नहीं होगा, अधीन रहेगा। ठीक है। एक विलोम शब्द है कि आविर्भाव। इसको पढ़ना अच्छी तरह, भाव में लगा है तो भाव से पहले ही भूला जाएगा। आविर्भाव का विलोम शब्द बताओ। विलोम का मतलब क्या होता है? विपरीत, विपरीत या उल्टा, या उल्टा। समझ में आ गया। आविर्भाव का क्या होता है? तिरोभाव होता है। क्या होता है? तिरोभाव। अंत का होता है आरंभ या प्रारंभ, विलोम शब्द। विरक्ति का होता है अनुरक्ति, विरक्ति, अनुरक्ति। अधोगति का होता है ऊर्ध्वगति, अधोगति का ऊर्ध्वगति होता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट, पुष्प धनवा किसका पर्यायवाची शब्द है? पर्यायवाची को हम समानार्थी भी कहते हैं। समानार्थी, जिनके अर्थ जो समान हो। पुष्प धनवा किसको कहते हैं? तो पुष्प धनवा कहते हैं कामदेव को। किसको? कामदेव को। इनको हम मदन भी कहते हैं, कामदेव को मनोज भी कहते हैं, कामदेव को रतिपति भी कहते हैं। रति के पति थे ना। पंचशर भी कहते हैं, 5 जो तीर धारण करते थे, बाणधारी। पंचशर भी कहते हैं इनको। करदप भी कहते हैं, करदप, ये भी इनको ही कहते हैं। कुबेर को हम यक्षपति कहते हैं। इंपोर्टेंट है, यक्षपति, यक्षपति या धनपति। समझ गए। गौरीशुत कौन है? गणेश भगवान को ही तो कहते हैं गौरीशुत। इनको लंबोदर भी कहते हैं, गजानन भी कहते हैं, गजानन। ठीक है। वंशीधर कौन होते हैं? गोपाल है हमारे, गोपाल कृष्ण भगवान को बोलते हैं ना। समझ में आ गया। तो ये आपके पर्यायवाची शब्द। मैंने हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिया है हिंदी के, ए से लेकर जेड, ए टू जेड सभी टॉपिक है इसमें। आप देखना धीरे धीरे, ये प्रैक्टिस सेट 1 नंबर का है। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में अंतर का अर्थ नहीं होता। हमें वो बताना है जो अंतर का अर्थ नहीं है। अंतर दूरी होता है, बिल्कुल होता है। कहते नहीं कि उनमें 10 मीटर का अंतर है, यानी 10 मीटर की दूरी है, तो प्रयोग कर सकते हैं। हृदय अंतर, कहते नहीं अंतरात्मा, यानी मेरा हृदय। शेष अंतर, शेष कि बोला कि 10 में से 5 गए, कितना अंतर बचा, कितना शेष बचा, कितना बचा? 5। तो इस तरह से बोलते हैं। आकाश नहीं होता। आकाश को हम क्या बोल सकते हैं? नभ, गगन, अंबर बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, समश्रुत। समश्रुत का मतलब होता है, श्रुत मैंने सुनना, सम मैंने समान, जो सुनने में बिल्कुल समान लगे लेकिन उनके अर्थ अलग हो, उनको बोलते हैं समश्रुत भिन्नार्थक। सुनने में समान और लेकिन अर्थ उनके भिन्न हो, समश्रुत भिन्नार्थक। जैसे ये अली, अली का सही अर्थ बताना। अच्छा देखो, अली में बड़ी की मात्रा है, तो आप देखो ये बड़ी की मात्रा इसमें है, सखी में। कैसे याद रखोगे? अली मैंने होता भौरा और अली मैंने होता है सखी। कैसे याद रखोगे? ये अली में बड़ी की मात्रा है तो इसमें भी बड़ी की मात्रा है, तो इस तरह से आपको ये याद रख लेना। बस यही तरीका है इसको याद करने का। अली मैंने भौरा और अली मैंने सखी होता है। दसन का मतलब होता है दांत, ये आपको याद रख लेना। दसन का मतलब होता है दांत, और दर्शन का मतलब होता है आपका देखना। ठीक है। दामन का मतलब होता है, जैसे देखो होगा साड़ी का कोई छोर, साड़ी का छोर जो होता है वो दामन होता है। समझ में आ गए। दमन का मतलब होता है कि दबाना किसी को, कोई विद्रोह जैसे दमन किया, दबाना। हिस्सा ये होता है अंश। समझ गए। कंधा, ये अंश ये वाला होता है, अंश मैंने कंधा। इसमें छोटा सा ये से वाला आएगा, सपेरे वाला, और ये से सलजम वाला, ये इसमें आता है। समझ में आ गया आपको? इतना समझ में आ गया। ये तालव्य है, ये तालव्य से है, और ये दंत्यत है, दंत्य से है। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, जो मुकदमा दायर करता है उसको क्या कहते हैं हम?
गवाह नहीं, उसको हम बोलते हैं वादी। वादी जो मुकदमा दायर करता है उसको हम वादी कहते हैं। ठीक है, अगर प्रतिवादी जिसके विरुद्ध किया जाता है वो प्रतिवादी होता है। समझ गए? अब नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? स्वर संधि के टोटल कितने भेद होते हैं? 5। टोटल कितने भेद हैं? 5 है। अब कौन कौन से हैं वो तो हम बताएंगे आपको पक्का, क्योंकि नहीं बताएंगे तो फिर क्या फायदा हमारा प्रैक्टिस सेट का। ये दीर्घ होता है, ये गुण होता है, ये वृद्धि होता है, और ये यण होता है, और पांचवा सबसे अयादी। समझ में आ गया? तो इसमें से कौन सा नहीं है ये देखो, हल संधि का भेद नहीं होता, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नहीं है पूछा है, नहीं। ये लास्ट में क्वेश्चन को आराम से पढ़ना आपको। क्वेश्चन का बस तरीका यही है कि क्वेश्चन अगर आपने अच्छी तरह पढ़ लिया तो उत्तर आप अच्छी तरह दे पाओगे। नेक्स्ट है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है? अच्छा, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो क्या तत्पुरुष समास है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, हम बता दिए समास के कितने भेद होते हैं, वैसे कितने भेद होते हैं समास को हम तो बताएंगे। समास कौन कौन से होते हैं? समास वैसे तो समास 4 प्रकार के होते हैं, परंतु कर्मधारय समास को ना 2 रूप में बांट दिया इन्होंने। कर्मधारय समास को 2 रूप में बांट दिया, इसी में इन्होंने द्विगु लगा दिया और इसी में ही इन्होंने द्वंद्व लगा दिया। समझ में आ गए? तत्पुरुष समास कारक वाला समास है जिसमें कारक का प्रयोग किया जाता है। तो यथाशक्ति एक अव्यय भाव समास है। कौन सा है? अव्यय भाव समास, जिसमें प्रथम पद अव्यय हो, जो बदला नहीं जा सकता, प्रथम पद प्रधान रहता है। अव्यय भाव में प्रथम पद प्रधान रहेगा। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान रहता है। तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान रहता है। बहुव्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं रहता, और कर्मधारी में भी दूसरा पद प्रधान रहता है। इन सब में दूसरा पद प्रधान रहता है, केवल अव्यय भाव में प्रथम पद प्रधान रहता है। समझ में आ गया आपकी ये सब यथाशक्ति? अब अव्यय भाव समास को हम, जहां आपको यथा शब्द दिखाई दे, यथा शब्द दिखाई दे, आ शब्द दिखाई दे, कोई शब्द 2 बार रिपीट, 2 बार रिपीट हो, कोई शब्द 2 बार रिपीट हो, एक ही शब्द 2 बार रिपीट हो, ये शब्द क्या होते हैं? आपके प्रति शब्द दिखाई दे आपको, ये आपके क्या हो जाते हैं? ये आपके अव्यय भाव समास होते हैं। अब नेक्स्ट, राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, वाक्य में कि मैं पढ़ूंगा क्या है? अच्छा, हम आपको बता देते हैं। वाक्य की बात है ना, तो वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। हमने एक लिखा रचना के आधार पर, और दूसरा होता है आपका अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 8 होते हैं, वो तो आप जानते ही होते हैं। सकारात्मक, नकारात्मक, ये सब वाले प्रश्नवाचक वो सब होते हैं, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक। लेकिन रचना के आधार पर आपके 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है सरल, एक होता है मिश्रित, और एक होता है संयुक्त। संयुक्त जो होता है इसकी पहचान है, यहाँ पर और शब्द रहता है। 2 वाक्य इसमें जोड़े जाते हैं, 2 वाक्य जोड़े जाते हैं और दोनों वाक्य पूर्ण होते हैं। समझ में आ गए? दोनों 2 पूर्ण वाक्य को जो जोड़ता है वो संयुक्त होता है। सरल तो एक साधारण वाक्य हो जाता है, जैसे राम जाता है, और ये संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य एक साथ रहते हैं। अब जो मेन बात है ना वो मिश्रित की है। क्वेश्चन जो आजकल बन रहे हैं, जो ट्रेंड है वो मिश्रित का है। मिश्रित वाक्य में आपका की शब्द आता है, जैसे आपका जो, जैसा, जितना, जिधर, यद्यपि, 2 सेंटेंस जोड़े जाते हैं और पहला सेंटेंस दूसरे पर निर्भर होता है। समझ गए? पहला वाक्य जो होगा वो दूसरे वाक्य पर निर्भर रहेगा। तो इसमें ये तो मैंने जान लिया कि ये मिश्रित है, ये तो मैंने जाना कि ये मिश्रित है, मिश्रित वाक्य। लेकिन मिश्रित का कौन सा पार्ट है? क्योंकि मिश्रित के भी तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मिश्रित का एक संज्ञा होता है, एक होता है विशेषण, और एक होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण तो क्वेश्चन तो यहीं से बन रहे हैं आजकल। समझ गए? ये आपको जानना जरूरी है। तो मैं आपको पहचान बता देता हूं। जब भी 2 वाक्यों के बीच में की शब्द लिखा रहे, जब 2 वाक्य के बीच में की लिखा रहे, की से अगर 2 वाक्य जुड़ेंगे तो वो संज्ञा वाक्य रहेगा। तो ये कौन सा है? ये संज्ञा वाक्य है। अब क्रिया विशेषण में
क्या होगा आपका क्रिया विशेषण में, जहां आपको ज्यों त्यों, जब तब, जब तब, यद्यपि, 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 जिधर, ये शब्द दिखाई दे, वो होता है क्रिया विशेषण। और विशेषण वाले में आपका आता है जो, जिस, जो, जिस, जितना, जो, जिस, जितना, जैसा, ये शब्द दिखाई दे, ये विशेषण उपवाक्य है। ये शब्द याद कर लो बस जो मैंने बताए, और लगा लो आप सेंटेंस। मिश्रित उपवाक्य से, मिश्रित जो वाक्य है, इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, क्योंकि ये तो नॉर्मल बात होगा, ये तो पुरानी प्रचलन था, ये डायरेक्ट पूछ लेते, लेकिन अब इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। समझ गए? एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है बिल्कुल। अब नेक्स्ट देखिए कि विभाव किसे कहते हैं। पूरी डेफिनेशन आपको बताऊंगा, जो क्वेश्चन लूंगा ना उसको पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे। विभाव, विभाव का मतलब होता है स्थायी भाव को उत्पन्न करने वाले कारक, जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं। इसको आप डायरेक्ट लिख लो, भाव को उत्पन्न करने वाले कारक क्या होते हैं? विभाव कहते हैं। भाव कैसा? स्थायी भाव। स्थायी भाव कितने होते हैं? 9 होते हैं। जैसे हमें गुस्सा आ गया अचानक से, हमें किसी से घृणा हो गई, इस तरह से हमें किसी पे प्यार आ गया, तो वो सब वो हमारे मन के भाव है, जो 9 तरह से बताए हैं। भरत मुनि ने 8 बताए हैं। समझ गए? तो इनको जो उत्पन्न होने करने वाले कारक होते हैं, कारक मतलब जिनकी वजह से ये उत्पन्न हो रहे हैं, कोई स्थिति हो, कोई परिस्थिति हो, तो वही हमारे विभाव होते हैं। समझ गए? और विभाव कितने भेद होते हैं? विभाव 2 तरह का होता है। यहां मैं लिख दूं क्या? लो मैं लिख देता हूं। विभाव 2 तरह का होता है। एक होता है आलंबन, एक होता है उद्दीपन। उद्दीपन। आलंबन भी 2 तरह का होता है, एक आश्रय, एक होता है विषय। आलंबन होता है जिसका सहारा पाकर भाव उत्पन्न होते हैं, और उद्दीपन वह परिस्थिति जिसके कारण यह भाव उत्पन्न होते हैं, उसको बोलते हैं उद्दीपन। अब मैं आपको एक तरह से समझाता हूं। जैसे ये लिखूं मैं कि रोहन ने बरसात में ये वो गीता को देखकर गाना गाया। अब इसमें हम आपको आराम से बता दूंगा। देखो, आलंबन 2 तरह आलंबन होता है, जिसका सहारा पाकर, या जिसका सहारा पाकर। आलंबन, सहारा, इस तरह से याद कर सकते, जिसका सहारा पाकर। आश्रय का मतलब होता है जिसके मन में आएंगे। विश्रय का मतलब होता है जिसे देख कर आएंगे। भाई आश्रय जिसके मन में, विश्रय जिसे देखकर, उद्दीपन व परिस्थिति जिसके कारण ये भाव उत्पन्न हुए। तो आलंबन को आप डायरेक्ट कर लो इस तरह से कि जिसके मन में भाव आते हैं वही आलंबन होता है। अब कैसे? रोहन ने बरसात में गीता को देखकर गाना गाया। तो आलंबन इसमें 2 होंगे, एक आश्रय और विश्रय। किसके मन में विचार आया? रोहन ने गाना गाया। किसको देखकर गाया? गीता को देखकर गाया। तो रोहन क्या हो गया? रोहन हो गया आपका आश्रय, और गीता आपकी हो गई विश्रय। समझ में आ गए? और उद्दीपन क्या हो गया? बरसात, क्योंकि वर्षा हो रही थी, उसी वजह से रोहन के मन में आया कि चलो गीता को देख करके गाना गा लेते हैं। समझ में आ गया आपके ये? समझ में आ गया ना आपके ये? तो ये आपको मैं पूरा टॉपिक भी कवर करा दूंगा आसान भाषा में। अब देखो विभाव किसे कहते हैं, तो ये क्या होगा? स्थायी भाव के उद्बोधक कारक को विभाव कहते हैं। दोस्तों मेरी मेहनत कैसी लग रही कमेंट में बताना, बिल्कुल अच्छी तरीके से बताऊंगा। अभी शुरुआत है तो दोस्तों इतना अभी वो नहीं है, लेकिन आप देखना धीरे धीरे बहुत अच्छा, आवाज भी साफ हो जाएगी। और आप मेरे सब्सक्राइबर मत काउंट करो, कंटेंट को देखो, उसका लेवल देखो। नेक्स्ट, कमला में कौन सा गण है? अब गण किसको कहते हैं? 3 वर्णों के समूह को। ये आप देखो, 3 वर्णों के समूह को, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। देखो इनमें भी 3 वर्ण है, और इसका एक सूत्र है ये याद करने का कि कैसे याद करोगे। ये होता है यह माता, यह माता, यह माता, यह माता, यह माता, राजभान,
सलगा। जो लास्ट के दो है ना, इनका कोई अर्थ नहीं होता। ये होता है यगण, मगण, तगण, रगण, मगण, राज, जगण, भगण, नगण और शगण, बस इतने होते हैं। अब कमला शब्द देखो किसकी तरह का दिखाई दे रहा। कमला शब्द में बिल्कुल सेम वर्ड इसी तरह है या नहीं है, देखो सलगा जैसे। ये से सिंगल है, ले भी है, और गा पे मात्रा है, ये गा इसी ला पे मात्रा, इस तरह। तो हमेशा आप ये देखो, जिस तरह से हमें ये तीन वर्ड दिखाई देंगे, आप ये फर्स्ट वाला वर्ड उठाओ वही मिलेगा। अगर ये वाला इससे मैच करता तो ये तीन वर्ड उठाते, ये हो जाता जगण, ये हो जाता जगण। परंतु ये तीन वर्ड इस पे पूरे मैच कर रहे, तो जो उसमें फर्स्ट वाला वर्ड है जो है अक्सर, उसको उठाओ। ये कौन सा हो गया, ये सगण हो गया, ये सगण। तो इसमें क्या हो गया, सगण ही हो गया। समझ में आ गया। आपको इसी अक्षर जैसा मैच करना, इसमें कौन से तीन अक्षर ऐसे हैं जो सेम इसी कंडीशन में है, उनमें से पहले अक्षर को जो अक्षर होएगा उसी से देखो। जैसे अगर ये वाला होता, ये वाला, यह माता, तो अगर इसी तरह के अक्षर दिखाई देते तो हम इसका पहला शब्द अक्षर क्या होता है, यह, तो इसमें हो जाता है यह गण। समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको ये करना है। नेक्स्ट है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। तो यह तो अलंकार की परिभाषा भी आपको याद रखेगी। अलंकार को हम आभूषण भी कहते हैं, आभूषण। अलंकारवादी कवि कौन है, वो केशव है। समझ गए। धर्म शब्द का अर्थ क्या है, ये मजहब बिल्कुल नहीं है, आभूषण भी नहीं है, जाति भी नहीं है। इसका सही अर्थ क्या, गुण। धर्म यहाँ का मतलब होता है गुण। धर्म का मतलब क्या है, गुण। उनको ही अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कंगाली में आटा गीला, इस लोकोक्ति का सटीक अर्थ क्या है। एक तरीका बताता हूं, जहां अंत में, यदि अंत में, अंत में ना, नी और ने शब्द हो, ने शब्द हो, तो यदि किसी शब्द के अंत में नानी ने आदि जुड़ा हो लास्ट में, तो वो मुहावरा होता है, मुहावरा। जैसे देना, देना, मिलना, आना, गरीबी में रहना, हैं? ये अगर आ जाए तो। लेकिन यहां पर ये कंगाली में आटा गीला, ये लोकोक्ति है, देखो गीला, इसमें ना शब्द नहीं आया। समझ गए ना, ये तो मैंने आपको उदाहरण के रूप में बताया है। लोकोक्ति का सटीक अर्थ होगा, कंगाली में आटा गीले का मतलब होता है कष्ट पे कष्ट आना। एक तो कंगाली यानी एक तो गरीबत है, ऊपर से आटा था वो भी गीला हो गया, अब क्या करे भैया। तो कष्ट पर कष्ट आ जाना। समझ में आ गया आपके, बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। अब हिंदी साहित्य का काल विभाजन जॉर्ज गेरसन ने किया था। समझ में आ गया। टोटल चार होते हैं काल विभाजन, चार होते हैं, चार होते हैं। इसमें से हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं चार वे। एक होता है आपका आदिकाल होता है, आदिकाल। एक होता है आपका भक्ति काल होता है, रीति, और होता है एक आधुनिक। समझ में आ गया आपके। तो इसमें कौन सा नहीं है, भक्ति काल है, आधुनिक काल है, रीति काल है, लेकिन संयुक्त काल नहीं होता। समझ में आ गया। देखो, भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहते हैं, पूर्व मध्य काल। आधुनिक काल को गद काल भी कहते हैं। रीति काल को उत्तर मध्य काल भी कहते हैं, उत्तर मध्य काल भी कहते हैं। और जो आपका आदि काल है, इसको वीर गाथा काल भी कहते हैं, वीर गाथा काल। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अब कि पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली बोली कौन सी है। तो हमें देखा है कि ये राजस्थान की चार बोलियां हैं। जो राजस्थान क्या है, राजस्थानी एक उपभाषा है, और उसकी ये चार बोलियां हैं। समझ में आ गया। हमें ये बताना है कि इसमें से पश्चिमी राजस्थान में कौन सी बोली जा। तो आपको बस इसमें से ही देख के बताना। ये तो आपकी दक्षिण में बोली जाती है, दक्षिण में, दक्षिण में। मारवाड़ी है ये पश्चिमी की, कौन सी है, मारवाड़ी। मारवाड़ी पश्चिमी की है। जयपुरी पूर्वी में बोली जा, पूर्वी। मेवाती उत्तरी में, उत्तरी राजस्थान में। समझ में आ गया। आपको जो इंपॉर्टेंट है ना, ये देख लेना, जो जयपुरी है ना, जो जयपुरी है, इसको हड़ौती भी कहते हैं, हड़ौती भी कहते हैं। इसको डूंडाही भी कहते हैं, अजमेरी भी कहते हैं इसको, और इसी को किशनगढ़ी भी कहते हैं। ये आपको याद रख लेना है। समझ गए।
मालवीय मालवा पठार में पश्चिमी मारवाड़ी मीराबाई के पद इसी में लिखे। मीराबाई के पद, मीराबाई के जो पद हैं वो इसी में लिखे। और पूछा जाए कि मीराबाई मारवाड़ी से ही संबंधित थी, पश्चिमी राजस्थान से ही। समझ में आ गया। मेवाती, मेवाती को अहिरवाटी भी कहते हैं, अहिरवाटी। समझ गए, इसका अन्य नाम है। तो इतनी जानकारी तो यहां से मिली। अब देखते हैं, बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए। इस ये बताना कि ये पंक्ति किसकी है। पंक्ति भी कभी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। हर एक टाइप मैंने इसमें कवर किया है प्रैक्टिस सेट में। तो देखो यहाँ एक शब्द पकड़ेंगे ट्रिक के लिए, मुरली। मुरली कौन बजाते हैं? बिहारी बजाते हैं। बिहारी किसको बोलते हैं? श्री कृष्ण भगवान को बिहारी भी तो बोलते हैं। तो मुरली बजाते हैं बिहारी। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं ट्रिक से। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि आहला खंड, जिसको परमाल रासो भी कहते हैं, किस बोली में लिखा गया है? तो पहला तो देखो इसकी रचना किसने करी। इसकी रचना करी जगनिक ने, परमाल रासो की जगनिक ने करी थी। समझ में आ गया, परमाल रासो की जगनिक ने करी थी। तो ये किस में? बुंदेली में लिखा गया है। ये आलाउदल दो भाई थे, उन्होंने जब 52 लड़ाई लड़ी थी उसका वर्णन इसमें किया गया है बुंदेली में, बुंदेलखंड से संबंधित है। समझ गए। इनमें से अलवार महिला संत का नाम क्या है? कमेंट में बताओ कि अलवार संतों की संख्या कितनी है। अब हम बताते हैं ट्रिक से आपको। पहले इसका आंसर जान लेते हैं। अलवार महिला संत का नाम क्या था? आंडाल। क्या था? आंडाल। जो अलवार होते हैं ये शैव से संबंधित होते हैं। नैनार अलवार। देखो अलवार संत तो होते हैं 12, और नैनार नैनार तेरे नैना, कैसे कह सकते हैं हम? तेरे नैना तो 63। तेरे नैना का हम नयन यानी तेरे नयन, तेरह से हम 63 बना सकते हैं। ये 63 बन गया। समझ में आ गया आपके? इस तरह से याद रख लेना। अब नेक्स्ट देखो, अब एक गद्यांश है और इसमें ना आपको देना है उत्तर गद्यांश में। देखो पहले देखो, नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो नोता, दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्य का तमचीर, और मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। तो इसमें क्या है? ये एक गद्यांश नहीं है, ये तो एक पद्यांश बन चुका है। ये कविता होती है जो गद नहीं है पद में लिखा है। तो ये पद में लिखा है, गद में नहीं लिखा है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके। तम शब्द का यहाँ कौन सा अभिप्राय है? तम क्या बोलते हैं? निशा तो रात को बोलते हैं, यामिनी भी, रात्रि भी। तो तम का मतलब होता है अंधकार, तम तिमिर। समझ गए। ये इसमें पूछा गया क्योंकि यहां दिखा गया है। वैसे भी हम बता सकते हैं ये तम शब्द था ना। तो समझ गए। अब देखो आगे कि सीधी रीढ़ का यहाँ कौन सा अर्थ है। यहां देखो ये कहा कि मैं उनके साथ खड़ी हूं जो सीधी रखती हो अपनी रीढ़। किसके साथ? जो स्वाभिमानी और स्वावलंबी हो, जो अपना काम स्वयं करते हो, किसी पर निर्भर ना हो। मैं उनके साथ खड़ी हूं, मेहनत करने वालों के साथ खड़ी हूं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है? यानी इसमें को किसके पक्ष में खड़ी होने की बात कही। अब देखो किसके पक्ष में खड़ी होने की बात है? जो सीधी रखते अपनी रीढ़ यानी स्वावलंबी लोगों के पक्ष में, जो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक हो, उन्हीं के तो पक्ष में खड़ी है। ये कविता में लिखा गया है ना। तो दोस्तों ये थे आपके 37 क्वेश्चन, और 37 में से आपका स्कोर कितना है वो आपको कमेंट में बताना है। वो आपको कमेंट में बताना। और वीडियो कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा ये बताना। इस प्रैक्टिस सेट सीरीज को कंटिन्यू रखो, ये भी कमेंट में बताना। दोस्तों बहुत मेहनत से आप इनको वीडियो को देख लीजिए। क्वेश्चन को एक टॉपिक आप ऐसा नहीं बता सकते कि भैया कि इस टॉपिक से आपने क्वेश्चन नहीं उठाया। मैंने हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाए हैं, हर एक टॉपिक से। मैं आपकी संपूर्ण तैयारी लेके चल रहा हूं एक साथ में। अगर वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट शेयर करना। अगली वीडियो अगर कोई एक प्रॉपर टॉपिक पर चाहते हैं तो वो भी कमेंट में बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।